हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। जब हम आईटी इंडस्ट्री को देखते हैं ना, तो सीएनएक्स आईटी जब आप चेक कीजिएगा, पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री पिछले 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, वो कंसोलिडेशन फेज में है। कम से कम अप ट्रेंड में तो नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल साइड वेज में चल रही है, कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। वैसे में एक जो शेयर में जिस कंपनी पर आज चर्चा करने वाला हूँ ना, उसने बहुत ग्रो किया, वो कंपनी शेयर प्राइस उसका बहुत जंप किया है। तो आज मैं उस पर डिस्कशन करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल, कि आखिर पूरी जब आईटी इंडस्ट्री ही कंसोलिडेशन फेज में है तो ये कंपनी के ग्रो करने का क्या कारण है। इसको आज अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन फाइल है, उसके अलावा जो है स्क्रीनर का वेबसाइट और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, इस पर हम लोग चलेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे समझिए कि ये जो टीसीएस आप देख लीजिए, टीसीएस जो बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में, ये 2022 में आप देखिए चार्ट में, जनवरी 2022 में ये बनाया था। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये दो जनवरी 2022 में 3769 रुपया का हाई बना करके फिर ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। जनवरी 2022 से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जून 2024 तक यही था। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, एक ब्रेकआउट पहले दिया था जो फेल हो गया, फिर वापस ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस आकर के फिर ये नीचे चला गया। यानी अभी इसका प्राइस दिखा रहा है 4070 रुपया। आप जब यहाँ का हाई जो बनाया था यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट एक लाइन देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से देखते हैं कि अभी करेंट प्राइस और ये कितना बढ़ा यहाँ से। तो यहाँ से अभी मतलब कितना 7% के आसपास, 7-8%। यानी दो जनवरी 2022 में जो प्राइस था और अभी के प्राइस में मात्र 8% ये ऊपर गया। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस, वो देखिए। इन्फोसिस का चार्ट देखिए, ये भी आप देख सकते हैं कि जनवरी 2022 में जिस प्राइस पर था ना, 1805 रुपया, आज भी उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये ऊपर नहीं गई। विप्रो को देख लेते हैं, विप्रो का चार्ट। विप्रो का चार्ट तो ये उल्टा डाउन ट्रेंड में चला गया था। दिसंबर 2021 में जो हाई बनाया है उसके बाद फिर ये नीचे ही रहा अभी तक, इसको ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं जा सका है। तो हम देखते हैं सीएनएक्स आईटी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स भी आप देखिए कि जनवरी 2022 में हाई बनाया था, उसके बाद उसी रेंज में है, उसके ऊपर अभी इस जुलाई महीना में इसको ब्रेक किया है, लेकिन अभी फिर से नीचे आ गया। यानी कि पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री, पूरा आईटी इंडेक्स ही कंसोलिडेशन फेज में है। वैसे में हम लोग आज बात कर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम की। परसिस्टेंट सिस्टम्स, परसिस्टेंट सिस्टम देखिए 2022 ये 21 है। जिस समय जनवरी 2022 के बाद पूरी की पूरी आईटी सेक्टर ही कंसोलिडेशन फेज में चली गई, और उस समय से देखिए, उस समय जनवरी 2022 में इसका प्राइस था 2238 रुपया, और आज करेंट प्राइस 5247 रुपया है। तो ये आपका 2.5x हो चुका है। और जब आप यहाँ से देखिएगा ना, इस जगह से, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से लेकर के, यानी जुलाई 2020 में 356 रुपया, 350 रुपया था जुलाई 2020 में। और यहाँ पर जो हाई बनाया है 2300 रुपया, करीब करीब 8 गुना से ज़्यादा हो गया ये 20 से लेकर के 21, एक ही साल में। और फिर यहाँ पर कुछ दिन साइडवेज जाने के बाद वापस यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और फिर देखिए ये ऊपर ही जा रहा है, और एक साल के आसपास का समय में ये डबल से ज्यादा हो गया। तो समझते हैं आखिर इसके ग्रो होने के पीछे क्या कारण है, इसका डीप एनालिसिस करते हैं। डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से। इस वीडियो के बनाने के पीछे ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं कि मेरा रिकमेंडेशन है। आप अपना रिसर्च करके ही बाय करें या सेल करें या एग्जिट या होल्ड करें। परसिस्टेंट सिस्टम जो है मिड कैप है और आईटी सेक्टर है, आईटी सॉफ्टवेयर इसकी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री इस
इस सेक्टर के अंतर्गत जो इंडस्ट्री आती है ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। एक तो बीपीओ आईटीज आती है, आईटी एजुकेशन है, आईटी सॉफ्टवेयर है, ई कॉमर्स है, आईटी नेटवर्किंग है और फिनटेक है। इतनी सारी इंडस्ट्री आती है आईटी सेक्टर के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं सेक्टर एनालिसिस। चूंकि इसके बारे में पहले भी मैं एक एक कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहा था, शायद न्यूजेन था या कोई था, उसमें सेक्टर एनालिसिस मैंने किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर जाकर देखिएगा। वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी। और सेक्टर एनालिसिस चूंकि वो भी आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता था, तो उसमें भी मैंने डिस्कशन किया है। फिर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे तो उनके लिए जानकारी मिल जाएगी। जो ये है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसके अनुसार आईटी इंडस्ट्री, हमारा जो इंडिया का जीडीपी 2023 का था, उसमें आईटी इंडस्ट्री का 7.5% योगदान रहा जीडीपी में, जीडीपी के ग्रो करने में। और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक इंडिया के जीडीपी में आईटी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 10% हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देखिए, अभी 7.5% है पिछले साल, तो इस 2 साल में ये 2.5% से ज्यादा बढ़ने वाला, योगदान देने वाला जीडीपी में जब योगदान देगा, इसका मतलब काफी ज्यादा कंपनी में ग्रो होगा और प्रॉफिट आने वाला है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, कंसल्टेंसी फर्म बैन एंड कंपनी एंड इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अनुसार इंडिया 16% प्रोड्यूस करता है एआई टैलेंट, पूरे दुनिया का, यानी पूरे वर्ल्ड का 16% इंडिया एआई टैलेंट प्रोड्यूस करता है। ये भी काफी ज्यादा है। और इंडिया का आईटी इंडस्ट्री 2026 तक बढ़ करके हो जाएगा कितना, $350 बिलियन। दूसरा और एक रिपोर्ट है, ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर। ये जो एफडीआई है, एफडीआई के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस कंप्यूटर हार्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर ने 102.9 बिलियन डॉलर इनफ्लो करवाया 2000 से लेकर 2024, इन 4 साल में एफडीआई ने पैसा इन्वेस्ट किया है आईटी इंडस्ट्री में, 102.9 बिलियन डॉलर। और डीपीआईआईटी के अनुसार ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, ये सेकेंड सेक्टर है। यानी कि एफडीआई ने जितने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, तो सारे सेक्टर का जब कंपेयर कीजिएगा तो आईटी इंडस्ट्री वैसा दूसरा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एफडीआई ने इन्वेस्ट किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक रिपोर्ट है आईडीसी के अनुसार, ये भी रिपोर्ट है कि जो इंडिया का पब्लिक क्लाउड सर्विस मार्केट 8.3 डॉलर था, है, जो कि मतलब 2023 में था। ये उम्मीद है 2028 में बढ़ करके हो जाएगा कितना, 24.2 बिलियन डॉलर। और ये कैगर किस कैगर से बढ़ेगा, 23.8%। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कितना होगा, 23.8%। इस परसेंटेज से जब हमारा ये इंडस्ट्री में कुछ ग्रो हो रहा है ना, तो समझ सकते हैं कि हमारा पैसा भी, हम तो चाहते हैं कि हमारा पैसा मोर देन 25% से ग्रो हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है ऐसी स्थिति में। चलिए अब हम लोग परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। परसिस्टेंट सिस्टम जो कंपनी है, उसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और ये दरअसल डिजिटल इंजीनियरिंग और इंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन पार्टनर के रूप में ये ग्रो करी। परसिस्टेंट सिस्टम ऑपरेट्स करती है यूएस में, फ्रांस में, अपने देश में, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, अपने ही देश में। परसिस्टेंट सिस्टम मेंटेन किया है रेवेन्यू 24% कैगर से, जो कि 20 से 24, यानी पिछले 4 साल में ये 24% का कैगर को मेंटेन करते आ रही है।
ये इस कंपनी को जाना जाता है एक लीडर के रूप में डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस। कहाँ में? यूएस और यूरोप में। आईएसजी के रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में इसे एक लीडर के रूप में जाना जाता है। डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका इतना बड़ा योगदान रहा है इसके लिए। उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम ऑफर सर्विस, ये ऑफर करता है क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस, एंड पॉइंट सिक्योरिटी सर्विस, बायोडाटा एनालिटिक्स सर्विस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस। इन इसने सारे तरह का ये सर्विस देता है पूरी दुनिया को। इसका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट में जो कंपनी आती है वो बैंकिंग सेक्टर से आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में से कंपनी जो बिलोंग करती है उसको परसिस्टेंट सिस्टम का क्लाइंट है ये लोग। इंश्योरेंस के अंतर्गत आने वाली कंपनियां, हेल्थ केयर के अंतर्गत, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक, टेलीकॉम एंड मीडिया एंड कंज्यूमर टेक, इन सारे सर्विसेज के अंतर्गत आने वाली क्लाइंट को, इसका क्लाइंट है परसिस्टेंट सिस्टम का। परसिस्टेंट सिस्टम का क्लाइंट्स जो ग्लोबली है वो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको समझिए। नॉर्थ अमेरिका से 81%, यूरोप से करीब 7.8% और अपने देश से 9.8%। इस कंपनी को जाना जाता है इकोसिस्टम ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ चॉइस। और ये जो है कोलैबोरेटिंग विथ ए वाइड नेटवर्क पार्टनर, इसका पूरे दुनिया में बहुत मतलब बड़े बड़े पार्टनर है, बड़ी बड़ी कंपनी है। आप देखिए जैसे कि गूगल क्लाउड, स्नोफ्लेक, सेल्सफोर्स, आईबीएम, मतलब जितनी बड़ी कंपनी है, तो मैंने दो तीन चार का ही नाम यहाँ पर दिया है, लेकिन जब आप डिटेल में देखिएगा ना बहुत सारे पार्टनर हैं इसके। और आप देखिए कि ये 17,000 प्लस सर्टिफाइड प्रोफेशनल अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म में 17,000 से ज्यादा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह पार्टनरशिप के रूप में या क्लाइंट के रूप में। ये रेवेन्यू के बारे में एक मैंने पाई चार्ट बनाया है, आप देखिए और समझिए। नॉर्थ अमेरिका से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी सब इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। सेकेंड नंबर पे इंडिया 10%, थर्ड नंबर पे यूरोप से रेवेन्यू आता है 8% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2% आता है। और ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, प्रमोटर्स का 31% है, थोड़ा कम है प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और एफ आई आई 23% है, DII 27%, पब्लिक 17% और अदर्स 2% है। अब फंडामेंटल समझ लेते हैं। मार्केट कैप इसका 85,916 करोड़ है, मिड कैप के अंतर्गत है। अभी करेंट प्राइस इसका 5,513 रुपया चल रहा है। स्टॉक पी 73 के रेंज पर है। इंडस्ट्री पी से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा, आगे वाले स्लाइड में, कि पी के अकॉर्डिंग हमें अभी कोई चिंता की बात है कि नहीं है। ROE बहुत अच्छा, 24%, सेल्स ग्रोथ भी मोर देन 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 22% है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से ये कुछ भी डेट नहीं है। सेल्स ग्रोथ एवरेज 3 इयर्स का आप देखिए या 7 इयर्स का देखिए, दोनों मोर देन 15% है। और ROC भी एवरेज 3 इयर्स और 7 इयर्स का देखिएगा ना, ये इस परसेंट से यदि बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यदि ये पैसा है, इसका मतलब आपका पैसा भी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा पैसा हम यदि इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी इसी रेट से ग्रो करना चाहिए। OPM 17% है। तो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, कोई चिंता की बात नहीं है। फाइनेंशियल्स में देख लीजिए कि ये जो सेल्स है इसका, ये मतलब रेवेन्यू ये बढ़ता ही जा रहा है, 4,000 से 5,057 हो गया, 8,300, 9,800,
ट्रेलिंग 12 मंथ दिखा रहा है 10,000 करोड़। तो ये सेल्स ग्रोथ तभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब ये बढ़िया है और एक्सपेंस कुछ खास नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट जब आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। ईपीएस और पी को देखिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, और चूंकि शेयर प्राइस भी ग्रो कर रहा है तो पी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो पी जैसा कि अभी पहले के इसमें देखिए ना, कि पी ज्यादा है तो ये चिंता की बात है कि नहीं। तो ये बबल नहीं है, क्योंकि यदि सिर्फ पी बढ़ता, ईपीएस नहीं बढ़ता, उस स्थिति में बबल होता। ईपीएस भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, और फिर भी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर, चूंकि पीई जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ईपीएस तो डिनोमिनेटर में रहता है। तो उस स्थिति में शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, तभी तो आपका पी ग्रो कर रहा है। तो इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको पहले करके बता दिया, और इसमें भी देख लीजिए कि इस समय जो ये कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ। 5 गुना से ज्यादा एक साल में ही बढ़ गया। उसके बाद फिर कुछ कम समय के लिए ही, समय के लिए साइडवेज में गया था, और अभी रिसेंटली एक साल में ये 2 गुना से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो मेरे ख्याल से तो इस कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और टेक्निकली भी चार्ट के अकॉर्डिंग अभी हम लोग का बाय कर सकते हैं। तो यदि अभी अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हैं। पहला ट्रांच आप ले सकते हैं पहले से। यदि आप होल्ड कर रहे हैं और यदि आप ट्रांच ऐड करना चाहते हैं तो आप ट्रांच बेफिक्र होकर के ऐड कीजिए। और यदि लोग किसी के पास अच्छा प्रॉफिट हो गया है, मान लीजिए 2 गुना हो चुका है किसी का शेयर प्राइस बढ़ करके पोर्टफोलियो में, तो यदि आप चाह रहे हैं प्रॉफिट बुक करना, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करने का ये समय बिल्कुल नहीं है। ये अभी और बढ़ने का उम्मीद है, और इस तरह से सेल नहीं किया जाता है। आपका एग्जिट यदि देगा, कुछ ना कुछ आप इंडिकेटर लगा के रखिए, और उसके अकॉर्डिंग यदि एग्जिट देता है तो आप फिर उससे एग्जिट जरूर होइएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर से जरूर करें, और अपने सारे दोस्तों को, सब लोगों को शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मिडिल क्लास से रिच क्लास में ले जाने की तैयारी है। क्योंकि इस चीज़ को सीखने में मैं इस फील्ड में 14+ ईयर्स से हूँ। ये चैनल मेरा नया है, और इसमें सब्सक्राइबर की संख्या कम है। इसको देख करके आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं इनसे सीखना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल अभी बनाने से मुश्किल से 2 महीना के आसपास हुआ है, इसलिए सब्सक्राइबर की संख्या कम है। मैं 14+ ईयर से स्टॉक मार्केट के फील्ड में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में मैं हूँ। और अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में मैंने काम किया है और देखा है। ओवरऑल मेरा अनुभव ये है कि इन्वेस्टमेंट का ये सबसे अच्छा जगह है। यदि आप सीख कर करेंगे तो आप अपने पैसे को 25% से ग्रो कर पाएंगे, और यदि आप 25% से अपने पैसे को ग्रो करवा लेते हैं, तो आप अपने पैसे को, मतलब जो आप पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं ना, और जो मेरा सपना है अपने साथ अपने एक कम्युनिटी तैयार करना जिसमें कि सब लोग करोड़पति हों, तो वो सपना मेरा आप लोग पूरा करने में योगदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने सारे दोस्तों को, सारे जानने वाले को मेरे इस चैनल का लिंक को शेयर करना है। यदि आप में से कोई भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।